आगे चलते हैं चैप्टर पर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर नंबर 5 शुरुआत करते हैं बेटा। तो मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म की बात करी जाती है तो एक मैग्नेट क्या है? ए मैग्नेट इज ए मटेरियल दैट हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव का मतलब क्या है कि वो कई सारे मेटल्स को, जैसे कि आयरन है, इन सब को आप वो अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ रखेंगे तो खींच लेगा। आपने देखा ही होगा चुंबक जो होता है लोहे वगैरह को खींच लेता है। दूसरा डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज, यानी अगर उस चुंबक को, उस मैग्नेट को अगर आप ऐसे अलाइंड कर दें तो वो एक पोजीशन में जाके नॉर्थ साउथ में जाके ही रुकता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी रुकेगा, सस्पेंड कर दें, लटका दें, घूमने के लिए छूट दे दें तो ऐसे घूम के कहा जाएगा नॉर्थ साउथ में, उसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। एक डायरेक्शन में जाके रुकता है, नॉर्थ साउथ में ही, ये उसकी प्रॉपर्टी रहती है। दूसरी इस ट्रैक्स, जैसा लिखा है, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एक्सेट्रा, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ये अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज है उसे ही आप मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज की मैंने बात आपको बताई। अब कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, कुछ एग्जांपल्स, कुछ फॉर्म्स कैसे कैसे मिलते हैं आप जानते हैं। वैसे जस्ट बार मैग्नेट आप जानते ही बना हुआ है, इस तरह से बार मैग्नेट मिल जाता है, साउथ नॉर्थ कुछ भी लिख दीजिए। हॉर्स शू मैग्नेट, ये भी पढ़ा हुआ है 10th में आपने। मैग्नेटिक निडल, कंपास वगैरह, या मैग्नेटिक निगल, बॉल एंडेड मैग्नेट्स, ये कई तरह के मैग्नेट्स आपको उपलब्ध हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो हम लोग बनाते हैं। आगे बात करते हैं, ये नेचर में नहीं मिल रहे हैं, हम बना रहे हैं, ध्यान रखिए, तभी आर्टिफिशियल नाम दिया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट के अंदर, अगर आप आयरन फिलिंग्स, यानी आयरन फिलिंग्स का मतलब है आयरन के छोटे छोटे बुरादे, जैसे लकड़ी को रेतते हैं, घिसते हैं तो बुरादा निकलता है ना, ऐसे ही आयरन का भी बुरादा निकलता है। आप कहेंगे अरे ये सर कहीं देखा नहीं, अरे देखा है। कहां देखा है? अगर आप मैग्नेट को डस्ट के ऊपर चला दें, डस्ट के ऊपर चला दें तो देखिए छोटे छोटे पार्टिकल पकड़ लेता है ना, बुरादे नमा, वही है आयरन का बुरादा, बस। तो ये आपने मैग्नेट रखा और आयरन फाइलिंग्स, यानी आयरन को घिसने पे जो छोटे छोटे कण निकलते हैं वो सब देखिए अट्रैक्ट कर लिए इसने। तो ये सिंपल सी बात है। और ज्यादा अट्रैक्शन कहां होता है? इनके पोल्स पर, क्योंकि पोल्स पर ज्यादा इनको मैग्नेटिज्म ज्यादा तगड़ा हो जाता है पोल्स पे। तो यही बात लिखी है, ये कहानी इसके अंदर लिखी है कि मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा व्हेन ए मैग्नेट इज ब्रॉट नियर ए हीप ऑफ आयरन फाइलिंग्स। हीप मतलब ढेर, तो आयरन फाइलिंग्स के ढेर के पास ले जाएंगे, इस तरह से अट्रैक्ट कर लेगा। द एंड्स ऑफ द मैग्नेट शो द ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन, जो एंड है नॉर्थ साउथ वहां ज्यादा चपके हुआ आयरन फाइलिंग्स मिलेंगे, आयरन का बुरादा। दीज एंड्स आर कॉल्ड पोल्स, और इन एंड्स को ही आप बोल देते हो पोल्स। तो कौन सी सी बात है, एक को बोलोगे नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं साउथ पोल, बस बात खत्म। और हर मैग्नेट के पास 2 पोल्स होते हैं। ऐसा कोई मैग्नेट अब तक जानकारी में नहीं आया है जिसका एक पोल हो, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज में तो प्लस चार्ज होता था, प्लस क्यू मिलता है, माइनस क्यू अलग अलग मिलता है, दोनों मिलता है। यहां पर नॉर्थ पोल केवल नहीं मिलेगा कभी आपको, केवल आपको साउथ पोल नहीं मिलेगा। यानी मोनोपोल मैग्नेट्स में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं। डाइपोल होने का मतलब नॉर्थ और साउथ जोड़े में ही मिलेंगे, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरी डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी चुंबक को, मैग्नेट को छोड़ देंगे तो क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी नहीं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकेगा। यही इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। और ये थोड़ी सी बात लिखी है कि आप जैसे जानकारी बेहतर ले पाए, थोड़ा सा मैं इस पे भी 2-2 लाइनें लिखी हैं, जैसे ज्यादा लोड ना पड़े, फटाफट काम बन जाए आपका। व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड और पाइवोटेड फ्रीली, ये देखिए सस्पेंड कर दिया है जिससे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में से घूम सके। इट्स अलाइन इटसेल्फ इन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ, मोटे तौर पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइंड कर लेता, वहां जाके रुक जाता है। द नॉर्थ सीकिंग पोल इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ की तरफ रहता है उसे हम बोल देते हैं नॉर्थ पोल, जो साउथ की तरफ रहता है उसे हम बोल देते हैं साउथ पोल। बस खेल खत्म, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हो गई। आगे की बात करते हैं तीसरी, लाइक पोल्स रिपल इच अदर। अब आपको ये मालूम ही है कि अगर नॉर्थ नॉर्थ, देखिए फोटो बनी हुई है, दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं, अगर नॉर्थ नॉर्थ को पास लाएंगे तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन हो रहा है। अगर अपोजिट पोल्स को पास ला रहे हैं, नॉर्थ और साउथ को, तो दोनों अट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब 2 मैग्नेट लिए, क्योंकि मोनोपोल तो होता नहीं,
डाइपोल होता है तो ये साउथ और नॉर्थ आपस में अट्रैक्शन करते हैं, ये भी कोई विशेष बात नहीं, आपको मालूम है ही। अब देखिए मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। अब यहां क्या बताया गया है कि अगर आपके पास एक चुंबक है नॉर्थ साउथ और साहब उसको आप काट दें बीच से, कट्टी 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 काट दें, तो ये जो दो टुकड़े मिलेंगे ऐसा मत समझिएगा कि यहां पर साउथ यहां पर नॉर्थ मिलेगा, नहीं, काट ये नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? काटने के बाद भी जो टुकड़े मौजूद मिलेंगे उसमें भी साउथ, और यहां काटा है तो नॉर्थ, और इधर है नॉर्थ तो इधर मिलेगा साउथ, तो ये मिलेगा साहब आपको। यही दिखाया कि पी से काटा तो देखिए कितने भी टुकड़े कर दीजिए हमेशा ये किस तरह बनता चला जाएगा, डाइपोल। कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ध्यान रखिएगा। और बाकी बातें मैंने बता दी, वही 2 लाइनें लिखी हैं जिसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। एवरी मैग्नेट्स एग्जिस्ट एज ए डाइपोल, 2 लाइनें लिखी हैं बिल्कुल छोटे से छोटे, जिससे बात सटाक से आपके दिमाग में चली जाए। आइए 5वें नंबर का पॉइंट, मैग्नेटिक इंडक्शन। अब क्या है कि एक मैग्नेट इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन ए मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब क्या होता है इसके अंदर कि अगर किसी चुंबक के पास, समझ लीजिए आप मैग्नेट लेके आए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, समझाने के लिए परमानेंट मैग्नेट से बना रहे हैं, और यहां पर आयरन रख दिया, आयरन लोहे का टुकड़ा, और इसके काफी करीब थोड़े समय तक छोड़ दिया, तो आप जब इसको हटा लेते हैं ना तो इस आयरन में भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, और इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से ये बोल रहे हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी एक चुंबक के संपर्क में आने पर ये भी उसकी कुछ प्रॉपर्टी ग्रहण कर लेता है, ले लेता है, इसी को बोल रहे हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छे बच्चों के साथ रहते हैं तो आप उनकी अच्छी क्वालिटी ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ कमाल कलाकार बच्चों के साथ रहते हैं तो कलाकारी भी ग्रहण कर लेते हैं वही तो है मैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छी संगत का असर पड़ता ही है, बुरी का भी पड़ता है। ए मैग्नेट इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन ए मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर इट, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। आपने बात पकड़ ली, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे बात समझने के लिए सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कनेक्टेड विद मैग्नेटिज्म, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा कम शब्दों में आपका काम बनाने की कोशिश की गई है। देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, देखिए लिखा है, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट विथ इन विच इट्स इंफ्लुएंस कैन एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। एक लाइन, मतलब वो इलाका, वो दायरा, वो स्पेस जहां तक मैग्नेटिक फील्ड फील किया जा सकता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। विच इंफ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे महसूस करोगे? भाई लोहे का टुकड़ा लेके चलो, जहां जहां तक फोर्स लगा पावेगा आप समझ जाना मोटे तौर पे कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, हो गया मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट्स हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन एंड ऑल पॉइंट्स ऑफ दैट रीजन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब जगह एक हो। जैसे मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखा दूं, यूनिफॉर्म को पैरेलल लाइन से दिखा देते हैं और बराबर स्पेस रखते हैं, तो इसे बोल देते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। की यहां पर मैग्नीट्यूड भी सेम है, यहां पर भी मैग्नीट्यूड भी सेम है, और डायरेक्शन भी आपको दिख रहा है हर जगह सेम है। कोई पॉइंट सी लेना चाहो तो यहां सी भी लिख दो, तो इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हर जगह एक ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी एक। ठीक है बच्चों, आगे की बात करते हैं मैग्नेटिक पोल्स। These are the regions of apparently concentrated magnetic strength in a magnet where the magnetic attraction is maximum। यानी कि आप जब अभी आपने बुरादा वाला चक्कर देखा था तो इस जगह पर ज्यादा बुरादे इकट्ठा हो गए थे, है ना? अभी देखा था आपने फोटो शुरू वाली। तो ये क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल पे इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए इनको बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। बहुत अच्छी बात। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक एक्सेस। मैग्नेटिक एक्सेस किसे कहते हैं? एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं, छोटी छोटी एक एक लाइन की बातें भाई। तो मैग्नेटिक एक्सेस है द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इन दोनों को आपस में स्ट्रेट लाइन से आप मिला दो, क्या कहलाएगा? दिस इज मैग्नेटिक एक्सेस, बात खत्म। मैग्नेटिक इक्वेटर द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट एंड एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक एक्सेस। अब ये जो मैग्नेटिक एक्सेस थी, इस मैग्नेट के सेंटर से
और इस मैग्नेटिक एक्सिस से परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। ये हो गई मैग्नेटिक इक्वेटर, बात खत्म। बस थोड़ी बहुत सरल बातें भाई। मैग्नेटिक लेंथ, अब मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है यहां देखिए, थोड़ी सी जानकारी कुछ बच्चों को शायद ना पता हो। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। अब देखिए जो मैग्नेट हम लेके आते हैं उसमें जो पोल्स रहते हैं ना वो एंड से थोड़ा सा अंदर रहते हैं, एकदम किनारे पे नहीं रहते हैं, और इन्हीं पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस कहलाती है उसे ही आप बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। दिस इज द मैग्नेटिक लेंथ। और ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या है? वो भाई जो टुकड़ा लेके आए उसके दोनों पॉइंट के बीच का मेजरमेंट। समझ पाए ना? तो जो टुकड़ा लेके आते हो, जो मैग्नेट रहता है, मैग्नेटिक पोल, वो किनारों से थोड़ा अंदर रहता है। इस वजह से जो मैग्नेटिक लेंथ रहती है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़ी कम होती है। बस इसमें है क्या? बस मैग्नेटिक लेंथ बोलोगे किसे? मैग्नेटिक लेंथ बोलेंगे पोल्स के बीच के डिस्टेंस को, जो कि हमेशा ज्योमेट्रिक लेंथ से थोड़ी सी कम रहेगी। आइए साहब आगे की बातचीत करते हैं। कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए क्या होता है कि इस मैग्नेटिज्म को बहुत तरीके से समझा जाता है, लेकिन कुछ राइटर्स ने जो किताब लिखते हैं बड़ी अच्छी बात भी की, उन्होंने कूलॉम्स लॉ का ही फॉर्मेट पकड़ा जिससे समझने समझाने में आसानी हो। मतलब जैसे कि हम लोग बातचीत चार्ज की करते थे, चार्ज के साथ साथ इलेक्ट्रिक डायपोल की करते थे, वैसे ही बात यहां मैग्नेटिक डायपोल के लिए लगा दी गई है। देखते हैं क्या क्या बातें लगाई गई। तो कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ने बोला है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two magnetic poles is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to the square of its distance between them। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही हो गया है जैसे कूलॉम्स लॉ में Q1 Q2 upon R स्क्वायर लिखा करते थे। ध्यान दीजिए कूलॉम्स लॉ आपने पढ़ा है, F इक्वल टू लिखते थे K कूलॉम्स कांस्टेंट यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो नॉलेज आपने चैप्टर नंबर 1 में ली थी, इसी तर्ज पर भाई ये कहानी थी 1/4 पाई सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यहां पर μ0/4 पाई चलता ही है, आपको मालूम है। ये थी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये थी परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये तो हो गया कांस्टेंट। अब ये जो चार्ज होता था, चार्ज की जगह इन्होंने क्या बता दिया कि साहब ये जो है इसकी इस पोल्स की हम स्ट्रेंथ ले लेते हैं। पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ साउथ जैसे है तो ये पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ को लेके इन्होंने इसको QM1 QM2 अपॉन R स्क्वायर इसी फॉर्मेट में बना दिया और समझना अच्छा हो गया। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि दो मैग्नेट आपस में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे या कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, इसकी जानकारी इससे मिल जाती है। बात बढ़िया है। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब देखिए मैग्नेटिक डायपोल क्या है? एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक डायपोल। यही सारी बातें तो आपने चैप्टर नंबर 1 में चार्ज के लिए की थी। भाई दो अपोजिट पोल्स वो तो होते ही है, साउथ और नॉर्थ, जो छोटे डिस्टेंस पर आप रख दें इसे ही बोल दोगे मैग्नेटिक डायपोल। दोनों की पोल स्ट्रेंथ एक जैसी होनी चाहिए। इसकी होनी चाहिए QM1, अगर इसकी है तो ये QM2 के बराबर होनी चाहिए। इसकी पोल स्ट्रेंथ ये है, बात खत्म हो जाती है, बन जाता है मैग्नेटिक डायपोल। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसे बोलते हैं? द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बिल्कुल वैसे ही जैसे पढ़ रहे थे चैप्टर 1 में, ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोल स्ट्रेंथ। यानी इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है, क्योंकि दोनों बराबर है तो इसको QM लिख सकते हैं, और इसके बीच का डिस्टेंस अगर आपने 12 लिखा है, इस फॉर्मूले में 12 है तो 12 लिख रहा हूं, बीच का डिस्टेंस, तो आप M यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या लिखेंगे? पोल स्ट्रेंथ इंटू 12। बस इसको याद रखो, बात खत्म हो जाती है। ये है क्या? पोल स्ट्रेंथ। क्या आप समझ गए होंगे? ऐसी कुछ भी बात नहीं है। 12 इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। 12 हो या L हो या A हो, जो भी हो, बिटवीन द
डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। आगे चलिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको तो क्लास 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, कोई स्पेशल चीज थोड़े है। फैराडे साहब ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली विजुलाइज कर सकें कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। बड़ी अच्छी बात। ए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में बी डिफाइंड एज द कर्व द टेंजेंट ऑफ टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द बट पॉइंट। मतलब आप मोटे तौर पे जानते हैं कि प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे, मान लीजिए नॉर्थ से साउथ तक ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो किसी भी पॉइंट पे ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। एक ही थोड़ी निकलेगी, तो बनाई मैंने एक है, ऐसे बहुत निकलेगी, ज्यादा बना देंगे तो गचपच हो जाएगा। इस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते थे, आपको मालूम है बी से, तो यहां पर इससे टेंजेंट बना दो भाई ऐसे, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया। यहां बनाना है पी पॉइंट क्यू पॉइंट जो भी है, ये पी था तो इसको क्यू मान लो, तो यहां पे ऐसे बना दो, यहां बनाना है तो ऐसे बना दो, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, टेंजेंट ड्रॉ करने पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और इसी को बोल दोगे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जानते ही आप कुछ प्रॉपर्टीज फटाफट इनकी, तो साहब प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोज कर्व्स, ये क्लोज कर्व्स होते हैं। क्लोज कर्व्स कहने का मतलब क्या है बेटा, जैसे यहां बताया, ध्यान दीजिएगा बड़े सुंदर तरीके से, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से उपलब्ध होती, शुरू होती हैं और ये खत्म नहीं होती, ऐसे लूप बनाती हैं। देयर इज ए लूप फॉर्मेशन, ध्यान आ रहा है। जबकि चार्ज अगर होते हैं माइनस प्लस, मैं इधर प्लस करता हूं इधर माइनस, तो प्लस से निकलते हैं साहब और माइनस पे आके टर्मिनेट कर जाते हैं, लूप फॉर्मेशन नहीं है। चार्ज के केस में लूप फॉर्मेशन नहीं है, लूप मतलब छल्ला, पूरा लूप, और यहां लूप फॉर्मेशन है, नॉर्थ से चला है साउथ आके खत्म नहीं हुआ है, फिर साउथ से नॉर्थ पूरा लूप बना है। इसी तरीके से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी पूरा पूरा लूप बनाएंगी, समझ गए होंगे आप। तो ये लूप बनाती है। दूसरी, द लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, आप जानते ही हैं कि लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अदरवाइज इस पॉइंट पी पर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये दो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन हमको मिल जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लास 10 से इसका आंसर करते चले आ रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, आपको बता दिया, ये लिखा भी है, द लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, इफ दे डू सो दे वुड मीन देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो मैंने बताया, विच इज इम्पॉसिबल। दे स्टार्ट फ्रॉम एन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नेट नॉर्मली, जब भी ये मैग्नेट से निकलती हैं तो सरफेस से नॉर्मली निकलेंगी, 90 डिग्री का बनाते हुए एंगल, फिर मुड़ेंगी, और जब घुसेंगी तो भी 90 डिग्री का बनाएंगी। द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज मैक्सिमम एट द पोल्स। कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य कि कह रहे हैं कि जहां डेंसर होंगी मैग्नेटिक फील्ड, भाई अगर इससे 1000 निकलनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो निकलेगी तो ये नॉर्थ से ही ना भाई, तो यहां से 1000 खिलाड़ी निकल रहे हैं ना, तो इस डेंसर है, और यहां भी 1000 खिलाड़ी घुसेंगे, वो भी डेंसर है, बाकी स्पेस में रेयर हो जाएंगी, तो ये क्या है, डेंसर। जहां पर इस जो लाइंस हैं वो क्लोज होंगी, वो आपस में बोलेंगे उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ताकतवर है, ज्यादा है। ठीक है साहब, समझ गए। पोल इस पोल पे ज्यादा होती है, क्योंकि पोल से ही शुरू होती, पोल पे ही खत्म होती है। आगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी का मामला, तो पोटेंशियल एनर्जी में आप ध्यान रखिए, ये था जनरल फॉर्मूला। अगर हम किसी डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में θ1 से θ2 ले जाते हैं, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है सपोज करिए, और आपने मैग्नेट पकड़ रखा है, और ये जो m होता है मैग्नेटिक डायपोल, इसका डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ। तो अगर आपने सपोज करिए चुंबक ऐसे पकड़ रखा है साउथ से नॉर्थ, है ना, तो ये m किधर का डायरेक्शन है, m इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये डायरेक्शन m का हो गया। तो इनके बीच में इस समय कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो ऐसे ही मान लीजिए शुरू में बन रहा था θ1, और θ1 से θ2 गए, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी हुआ, U = -m b cos θ2 - cos θ1। ठीक, अब जब मैग्नेट को परपेंडिकुलर, मैग्नेट का मतलब है कि मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो उस समय हम पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लेते हैं, 0।
समझ पाए हैं? ये हमारा एक कंसिडरेशन है, क्योंकि जब भी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जीरो होती है हमको नहीं मालूम, लेकिन रेफरेंस पॉइंट हमको मानना पड़ता है। तो 90 डिग्री पर जब आप ऐसी सिचुएशन होगी तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी हमने जीरो मान रखी है। तो इस सिचुएशन में अगर हम किसी पॉइंट पर यह निकालना चाहें कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे हमने मैग्नेट रखा है, तो उस समय इसका कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। क्या पुट कर देंगे साहब? θ1 की वैल्यू पुट कर दो 90, θ1 90 और θ2 जहां तक पहुंचे हो cos 90 होता है 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी -mb cos θ, और ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या है? किसी भी मैग्नेट को जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं किसी एंगल पर, तो वो कितना पोटेंशियल एनर्जी होल्ड करता है, -mb cos θ या -m.b, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। और अगर उस किसी चुंबक को वैसी मैग्नेटिक फील्ड में θ1 से θ2 घुमाते हो तो वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें लगती है, हो जाती है, तो वो हो जाती है, वो इतनी से निकालेंगे, θ1 से θ2। अदरवाइज कहीं किसी पोजीशन पे रखे हुए हो तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जो इस फॉर्मूले में लिखी है, U = -mb cos θ। अब देखिए फटाफट कुछ स्पेशल केसेस, इस पे सवाल कभी कभी खड़े हो जाते हैं। व्हेन θ = 0 डिग्री तो U की वैल्यू हो जाएगी -mb। भाई θ 0 का मतलब क्या हो गया कि यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, यहां पर ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड बना है और θ 0 है, ये साउथ और ये नॉर्थ, ये देखिए इस तरह से m आ गया इसका, इस तरह से मैग्नेट है सिचुएशन में, तो θ 0 है, उस समय U की वैल्यू आ जाएगी -mb। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज मिनिमम व्हेन m इज पैरेलल टू b। ये देखिए m इज पैरेलल टू b, ये m है ये b है, दोनों पैरेलल होते हैं। ये पूछा जाता है कि मैग्नेट का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होता है, तो ये लाइन आप पकड़े रहिए जो मैंने समझाई। अब θ जब 90 डिग्री होगा तो मैंने अभी बताया था θ 90 पे वैल्यू हो जाती है 0, समझ चुके हैं। नंबर 3 पॉइंट, θ 180 हो यानी B ऐसे है, इसी में देखो ध्यान से देखना, अब जो मैग्नेट है ना वो मैग्नेट में नॉर्थ इधर और साउथ इधर है, तो मैग्नेटिक M किधर रहा, M का डायरेक्शन साहब ऐसे हो गया, देखो साउथ से नॉर्थ, ये M इधर है, तो B इधर है और M इधर है, M किधर से, साउथ से नॉर्थ, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री। कौन सी बड़ी बात है? तो जब हमारा 180 डिग्री एंगल होता है उस समय जो फॉर्मूला बन जाता है उसको टू -mb cos 180 और वैल्यू आ जाती है +mb, ये बड़ा पूछा जाता है। तो +mb ये है इसकी ग्रेटेस्ट पोटेंशियल एनर्जी, ये पूछा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इज मैक्सिमम व्हेन m इज एंटी पैरेलल टू b। m इज एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है टुवर्ड्स b विथ b टू b, तो ये बात आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिलेगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। और उस समय इसका होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि भाई मान लीजिए एक चुंबक को आपने ऐसे रखा है B और यहां पर ऐसे M बना रहे हैं, तो यहां साउथ है और यहां नॉर्थ है, ऐसे M बना हुआ है। अब जरा सा भी इस चुंबक को हिला दोगे, जैसे ये इस तरीके से चुंबक हुआ, थोड़ा सा भी टिल्ट किया आपने, तो नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसी नॉर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा देगा इधर और साउथ पे इधर, तुरंत घूम जाएगा। ये बात पकड़ रहे हो ना, ये रखा है मैग्नेट, इसको हल्का सा तुमने घुमाया, जैसे ही हल्का सा घुमाया नॉर्थ पे उधर फोर्स लगा और साउथ पे इधर लगा दिया, घूम जाएगा। तो इस समय इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, अनस्टेबल, जरा सा हिलाने पे सट से घूम जाने वाला है। ठीक, इस तरीके से ये आप समझ सकते हैं कि ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। चलते हैं, करते हैं आगे की बात। तो बच्चों आगे आते हैं हम लोग, और आगे देखिए लिखा है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल। अब जब कोई चार्ज लूप में घूमने लगता है तो वो भी एज ए मैग्नेटिक डायपोल दिखाने लगता है। तो वही लिखा है करंट लूप, किसी भी करंट किसी लूप में फ्लो कर रही है तो उस समय मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। ये करंट का डायरेक्शन है, अभी मैं बताऊंगा क्या करना है आपको इसमें। ठीक, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एनी करंट लूप, ये करंट लूप है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आएगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द करंट। इसमें अगर I करंट है और इसका एरिया अगर A है तो वैल्यू होती है M इज इक्वल टू I इंटू A। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स N है, ये N छलने हैं, कई सारे हैं इसके अंदर, तो उसको कह दीजिए M इज इक्वल टू NiA। ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है।
क्योंकि m एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टोरली क्या लिखते हैं, i इंटू ए के ऊपर एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर i इंटू एरिया वेक्टर, या हम IA और n कैप लगा देते हैं। इसको m का डायरेक्शन यहां कैसे निकालते हैं करंट लूप के लिए, तो उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल का। मैग्नेटिक डायपोल डायरेक्शन, ये देखिए इस m का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इज डिफाइंड टू बी नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप इन दिस सेंस गिवन बाई या गिव्स बाई राइट हैंडेड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल होता क्या है, ये जानकारी मैंने यहां दे दी है आपको। देखिए लिखा है राइट हैंड थंब रूल, इफ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उसको हम लोग कर्ल करें, आगे समझते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में मोड़ें, देन द एक्सटेंडेड थंब, तब ये जो अंगूठा है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द लूप। यानी हमें क्या करना है, यहां पर देखें, ये जो बनाया था इसीलिए फोटो, ये करंट फ्लो हो रही है, तो इस करंट की डायरेक्शन में ऐसे आपने मोड़ा, आप देख पा रहे हैं, और ये अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर, देख रहे हो ना ये। तो ये जो दिखाया पार्ट, ये एरिया के लिए दिखाया है, और ये नॉर्मल चला गया ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से राइट हैंड रूल इस्तेमाल करके एम का डायरेक्शन निकाल सकते हैं बेटा। अब आगे करते हैं बेटा आगे की बात, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है उसका मैग्नेटिक डायपोल कितना होगा। भाई इलेक्ट्रॉन है, लूप में चक्कर मार रहा है, पहले तो करंट थी ना, अब इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है ऐसे ऐसे लूप में, घूम रहा है ऐसे ऐसे लूप में। देखिए तो उस समय इसको m की तरह समझिएगा, इसको m समझिए, यहां पर फॉर्मूला m के बेसिस पे लिखा है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन I इंटू ए, EV, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, EV अपॉन 2, बाकी सब आराम से आप समझते रहेंगे। I के साथ A की वैल्यू लगा दी है, तो EV अपॉन 2, E है इलेक्ट्रिक चार्ज, V है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, R है रेडियस ऑफ जिस लूप में चक्कर मार रहा है। अब वेयर V इज द वेलोसिटी, R इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, बहुत अच्छी बात। साथ में कौन लिखते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए, E अपॉन 2me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू L। L क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और उसकी वैल्यू होती है L इज इक्वल टू MEVR। तो इसको याद कीजिए, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं फॉर्मूला, इसी पे बहुत छोटा छोटा है और सवाल आते भी हैं तो बहुत छोटे और सरल आते हैं। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आगे बढ़ जाइए। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल, ये देखिए, ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी ओवर ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। यानी मैग्नेटिज्म में पूछा जाए कि गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म कितना होता है, तो गॉसेस लॉ बताता है ये जीरो के बराबर है। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट ds इज इक्वल टू जीरो, ये ध्यान रखिएगा। आगे की बात करते हैं हम लोग, कुछ डेफिनेशंस अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ इस पे सवाल भी आता है, इस पे न्यूमेरिकल, इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल अधिकतर बनते हैं वो इसी टॉपिक पे बनते हैं, बहुत छोटे और सरल फॉर्मूले के साथ। चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो साहब, ज्योग्राफिकल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, ध्यान रखिएगा ये स्ट्रेट लाइन है, प्लेन नहीं है, पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफिक एक्सिस, इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब देखिए क्या है, ये एक धरती बनी हुई है, ध्यान रहे हैं, दिशा वाला नॉर्थ और साउथ। तो दिशा वाला नॉर्थ देखिए यहां पे बना होगा, ये देखिए ज्योग्राफिक साउथ पोल है, और ये डॉटेड लाइन जो बनी हुई है, डॉटेड दिख रही है, ये यहां पर है आपका साउथ, ज्योग्राफिक साउथ लिख देता हूं GS, और डॉटेड वाले का ज्योग्राफिक नॉर्थ है। तो ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है वो नॉर्थ है, ये साउथ है। ये जो डॉटेड लाइन हो गई इसे ही बोलेंगे ज्योग्राफिकल एक्सिस। ठीक, ये पकड़िएगा बात। अगली बात समझते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन, फिर है ये स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखिएगा प्लेन नहीं है, आगे प्लेन वाला भी चक्कर आएगा। पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द पोल्स। अब क्या होता है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ होता है ना, वो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ से एकदम ओवरलैप्ड नहीं होता, थोड़ा खिसका हुआ होता है। ये क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था। कुछ किताबें कहती हैं 17 डिग्री, कुछ कहती हैं 21 डिग्री, कुछ कहती हैं 19 डिग्री। ठीक, एनीवे कुछ भी कोई कहता हो, लेकिन ये बात सब कहते हैं कि नॉर्थ और साउथ ज्योग्राफिकल दिशा वाला और मैग्नेट वाला दोनों ओवरलैप नहीं है, दोनों के बीच में एंगल है। तो यहां पर ये जो लाइन थी, यहां पर बात करें तो यहां पर मैग्नेटिक साउथ पोल आ जाएगा,
देखिए मैग्नेटिक साउथ, और यहां बात करें तो यहां आ जाएगा, कहां गई बात, ये डॉटेड लाइन, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल आ जाएगा। देख पा रहे हैं आप? और आपको मालूम ही है कि जिस दिशा में नॉर्थ की बात की जा रही है वहां जाके चुंबक नॉर्थ वाला रुकता है, नॉर्थ वाला सिरा, यानी अर्थ का जो मैग्नेट होगा वो साउथ होगा, तभी तो नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। 10th में पढ़ा है। एनीवे, कुल मिला के अब जो एक्सिस बनी इस गाढ़ी लाइन से, काली लाइन से, ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल को मिलाती है उसे बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस बहुत सरल, ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली लाइन, मैग्नेटिक एक्सिस मैग्नेटिक साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिलाने वाली लाइन, बात खत्म। आगे मैग्नेटिक इक्वेटर, इट इज द ग्रेट सर्किल ऑन द अर्थ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। जो मैग्नेटिक एक्सिस है उससे, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर है और पूरा सर्किल है। तो देखिए यहां पर मैग्नेटिक इक्वेटर, देखिए ये लाइन मैग्नेटिक इक्वेटर है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है, ये मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाला जो लाइन है उस पर मैग्नेटिक इक्वेटर है, जो पूरा सर्कुलर फॉर्म में आता है। ये मैंने ग्लोब रखा है। तो यहां पर अगर आप देखें इस बात को, तो ये देख रहे हैं कि इस तरह से लाइन हमने साउथ नॉर्थ से मिला दी होगी। जब आप बनाएंगे ग्रेट सर्किल तो ऐसे सीधी लाइन नहीं बनाएंगे, सर्किल घुमा के बनाएंगे, ऐसे घुमा के बनाएंगे। तो ये समझने वाली बात है कि यहां पर लिखा है ग्रेट सर्किल। तो मैग्नेटिक इक्वेटर जब बनेगी तो 90 डिग्री उस लाइन के होगी, लेकिन वो छल्ले नुमा होगी, सर्किल नुमा। ये बात पकड़िएगा। आगे चलते हैं और डायग्राम में आपको दिख ही रहा है ये मैग्नेटिक इक्वेटर है गोला बनाते हुए। आगे चलो, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या है मैग्नेटिक मेरिडियन? द वर्टिकल प्लेन, ध्यान रखना ये लाइन नहीं है, ये क्या है बेटा? प्लेन। पहले लाइन की बात की जा रही थी। पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो, ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड स्मॉल मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में आ रही है बात? द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये एक प्लेन है जो मैग्नेटिक एक्सिस से होके जा रहा है, वर्टिकल प्लेन। तो यहां पर देखिए, अगर आप बात समझें, मैग्नेटिक मेरिडियन, यहां पर मैग्नेटिक एक्सिस ले लीजिए। कहां गई मैग्नेटिक एक्सिस? ये मैग्नेटिक एक्सिस है, इससे जाने वाला प्लेन, प्लेन का मतलब लाइन नहीं होती बेटा, प्लेन का मतलब ये प्लेन। तो ये अगर प्लेन आपने लिया है तो इससे जाने वाला प्लेन, भाई चुंबक को अगर आप छोड़ेंगे तो इसी प्लेन में आके रुकेगा ना, नॉर्थ साउथ तो यही लग रहा है इस प्लेन में। तो प्लेन का मतलब हो गया ये खटाक पूरा प्लेन, लाइन नहीं है, पूरा ये प्लेन है, प्लेन। पकड़ में आ रही है बात? कहां से जा रहा है? मैग्नेटिक इक्वेटर से। ये देखिए वर्टिकल प्लेन खड़ा, उसके वर्टिकल प्लेन ऐसे खड़ा हुआ प्लेन अगर आप बनाएंगे वर्टिकल प्लेन बन जाएगा, जो उस लाइन से जा रहा है। फ्रीली सस्पेंडेड स्मॉल मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है? द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ। तो जो वर्टिकल प्लेन है, अब जो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ से जा रहा है वर्टिकल प्लेन, उसे आप बोल दोगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये भी प्लेन है। तो ये भी बातें बहुत सरल हैं। ये केवल क्या है? वर्टिकल प्लेन्स हैं जो कि मैग्नेटिक एक्सिस से जा रहा है तो मैग्नेटिक मेरिडियन, और वर्टिकल प्लेन जो ज्योग्राफिक मेरिडियन से जा रहा है तो वो ज्योग्राफिक मेरिडियन, जो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ ज्योग्राफिक एक्सिस से जा रहा है। बस वो प्लेन हो जाएंगे स्ट्रेट लाइन की जगह, उसी में सस्पेंड करेगा इस ऊपर वाले में। आगे समझते हैं, यहां पर कुछ बातें हैं। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को अगर समझना है तो तीन इसकी प्रॉपर्टी समझनी पड़ती हैं। एक तो देखिए रहता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप, और तीसरा हम समझते हैं उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। इन तीनों बातों को समझ के हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक एक करके समझेंगे। तो देखिए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन। ये ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? प्लेन है। ज्योग्राफिकल मेरिडियन ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ से जाता है, और मैग्नेटिक मेरिडियन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ से जाता है, वर्टिकल प्लेन। एट ए प्लेस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अल्फा। उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट पे हम बोलते हैं उस एंगल को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन।
मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। यहां पर देखिए डायग्राम जो बना है, अगर आप बात करें तो ये देखिए, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ ऐसे बना दिया डॉटेड लाइन से ऊपर वाला, और मैग्नेटिक मेरिडियन जिसमें ये रुका है देखिए ऐसे, चुंबक तो उसी में लिखेगा मैग्नेटिक मेरिडियन में, ये इसके पैरेलल से जा रही है, ये देखिए लाइन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसी में तो चुंबक रुकता है मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। और ज्योग्राफिक वाली थोड़ी अलग है, ये देखिए ये लिखा है नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक और साउथ पोल ज्योग्राफिक। अब इनके बीच में जो एंगल बन गया साहब, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, क्योंकि ये प्लेन है इसलिए खड़ा खड़ा करके बनाया है। तो एक मैग्नेटिक नीडल को अगर आप देखिए, यहां पर मैग्नेटिक नीडल को अगर मूव करने को छोड़ देंगे तो ऐसे ही जाके कहीं ना कहीं मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ में रुक जाएगी। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए एक निडल ली, मैग्नेटिक निडल, उसको यहां पे पाइवट किया जो ऐसे घूम सकता है हॉरिजॉन्टली, और ऐसे घूमने छोड़ेंगे तो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ में जाके ऐसे रुक जाएगी। बस आप झुक गई तो मैग्नेटिक मेरिडियन खटाक से वर्टिकल प्लेन, और ज्योग्राफिकल वाला आपने खटाक से खींचा, बीच का एंगल जोड़ घटा लिया, तुरंत काम बन गया आपका। बात समझ में आई होगी, ये होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। आगे बात करते हैं एंगल ऑफ डिप की। अब डिप का मतलब ही होता है, मतलब डिप झुका हुआ होगा कहीं मामला, तो कहां झुका हुआ मामला होगा, एंगल ऑफ डिप। और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ठीक है, वो डिक्लिनेशन था, ये इंक्लिनेशन है या डिप। द एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो एंगल बनाती है विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। नॉर्मली डेल्टा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर पिछली बार में हम लोगों ने जो मैग्नेटिक नीडल ली थी उसको हॉरिजॉन्टल मोशन दिया था, इस बार मैग्नेटिक नीडल ऐसे पकड़ी और इसका मोशन ऐसे करने के लिए छोड़ा, वर्टिकल। ये देखिए क्लैंप्ड लगा हुआ है, आप फोटो में कितना देख पा रहे होंगे, आप समझ गए ना, ऐसे कोई चीज लगा दी जो हम ऐसे मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन। पहले वाले में हॉरिजॉन्टल मोशन दिया था, पीछे वाले में तो वर्टिकल मोशन में अब आपने इसने छोड़ दिया। जब आप छोड़ोगे तो क्या होगा कि वो लिखा है ना कि एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अब देखिए कहीं जाके वो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में रुकेगी। जब वो रुक जाएगी, ये किस प्लेन की बात की जाती है, मैग्नेटिक मेरिडियन में। मैग्नेटिक मेरिडियन यानी वो प्लेन जिसमें चुंबक रुकता है, जाके दूसरे प्लेन में लेंगे तो दूसरा नहीं बन पाएगा फिर। तो मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर इसको ऊपर नीचे छोड़ दिया तो कहां जाके कहीं जाके रुकेगा ऐसे वैसे। अब ये अलग अलग होता है ना, क्योंकि ये गोला है। देखिए समझाने के लिए एकदम रॉ समझिए कि अगर मान लीजिए नॉर्थ ऊपर है तो इधर वाले में रखोगे तो नॉर्थ की तरफ यहां चलोगे तो ऐसे दिखेगा, यहां दिखोगे तो कुछ ऐसे, यहां दिखोगे तो ऐसे, और यहां दिखोगे ऐसे, क्योंकि ये गोला है ना। तो कहां पर कौन आदमी खड़ा है इससे उसका डिक्लिनेशन बदलेगा, क्योंकि हमेशा ये जो टिप है वो तो नॉर्थ की तरफ सीकिंग रहेगी। तो अगर यहां है तो ऐसे चली जाएगी, नॉर्थ की तरफ है, और यहां पहुंच जाएंगे तो साउथ वाला खींचेंगे तो ऐसे दिखाई पड़ेगी। तो डिक्लिनेशन बदलता रहेगा। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो डिप मिला आपका मैग्नेटिक मेरिडियन में ही ये कहानी चल रही है, बिल्कुल ठीक। तो उसमें उस डिप को आप बोल देते हो एंगल ऑफ डिप, और यही बात लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, भाई वो वही तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड रुकेगा जो जहां पर उस पर अप्लाई हो रहा है विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब जहां पर उस प्लेन में जो आपने खींचा था मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल के लिए, उस वर्टिकल प्लेन में ठहरा दोगे तो जाके रुक जाएगा, एंगल ऑफ डिप आ गया। समझ गए। आगे चलते हैं हम लोग। अब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब क्या लिखा है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में जो वो निडल रुकी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बहुत सरल सी बात, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखिए यहां से समझिए, अब मान लीजिए ये एंगल ऐसे ऐसे निडल रुकी थी, ये निडल रुकी थी, देखिए ठीक। अब इस समय ये हो गया था एंगल ऑफ डिप, और ये जिस डायरेक्शन में रुकी है तो टोटल बी है ना, अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वहीं तो जाके ठहरेगी पूरे असर झेलते हुए। अब ये ठहरी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया, तो बच्चा जानता है अगर ये एंगल डेल्टा है तो बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी बी कॉस डेल्टा।
और वर्टिकल कंपोनेंट की बात करो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी साइन डेल्टा, डेल्टा एंगल ऑफ डिप। यही बात उन्होंने कह दी है, कितनी सरल। तो इफ डेल्टा इज द एंगल ऑफ द डिप एट एनी प्लेस, बी एच की वैल्यू हो गई बी कॉस डेल्टा और बीवी यानी वर्टिकल की हो गई बी साइन डेल्टा। तीनों कंपोनेंट सीख लिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आइए अब ये दोनों बातें मैंने लिखी दी थी। अब यहां पर आप जब देख चुके कि ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो अगर हमें बी निकालना हो तो ये रूल वेक्टर लॉ वाला, बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर वर्टिकल वाला कंपोनेंट, काम खत्म। एंगल निकालना हो टेन डिप, एंगल ऑफ डिप, तो इस ट्रायंगल में आ जाइए, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझ गए। बीवी अपॉन बी एच निकालोगे तो मिल जाएगा टेन डेल्टा, और डेल्टा है एंगल ऑफ डिप। इन पे ही न्यूमेरिकल नॉर्मली बनेंगे आपके, ध्यान रखिएगा। जो न्यूमेरिकल मैंने भी बताए, जो इस पे आएंगे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स, वो इन्हीं पे बनने वाले हैं, बाकी आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे ही आते रहे। एक छोटा न्यूमेरिकल आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो लिखा है मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, एक मैग्नेटिक नीडल है जो मैग्नेटिक मेरिडियन में घूम सकती है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? वो प्लेन है जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ से होके जा रहा है। हैज इट्स नॉर्थ टिप डाउन एट 60 डिग्री, नॉर्थ टिप 60 डिग्री नीचे है, विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज नोन टू बी, आपको वैल्यू दे रखी है, यानी एक तो एंगल ऑफ डिप यानी डेल्टा दे रखा 60 डिग्री, देख पा रहे हो ना, डिप है हॉरिजॉन्टल से। दूसरा BH की वैल्यू दे रखी है 0.4 G गॉस में। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, B निकालना है हमको, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप जानते ही हैं इसकी कहानी कि B इज इक्वल टू BH कॉस डेल्टा होता है। इससे BH कॉस डेल्टा की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा B। देखिए किस तरह से किया गया है। तो जो H की वैल्यू थी गॉस में, इसको टेस्ला में जरूर चेंज कर लेना। तो SI सिस्टम में तो 10 की पावर -4 से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 0.4 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला आ जाएगा। दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको मालूम था कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, पीछे वाले में कुछ उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, ये उल्टा लिख दिया, यहां लिखना चाहिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है B cos डेल्टा। इस फॉर्मूले को रिजेक्ट करिए, ठीक। तो BH इज इक्वल टू B cos डेल्टा, यहां पे वैल्यू रख दीजिए आप। तो यहां पर आपने लिख दी वैल्यू cos डेल्टा। B की वैल्यू निकाली थी आपने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये यहीं पे देखिए किया है तो बार बार करने की आवश्यकता नहीं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो ये BE कितना हो जाएगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, H अपॉन cos डेल्टा। तो H की वैल्यू हो गई 0.4 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, और cos 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप। अब इसको cos 60 की वैल्यू होती है आधी या 0.5, इसको डिवाइड कर दिया, और ये देखिए 0.8 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला या 0.8 गॉस आपका आंसर आ गया। तो बस ये बहुत ही सरल सवाल होता है, इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई किया गया वो ये अप्लाई किया गया, इतना पकड़ के रखिए, बहुत आसान है, निश्चित कर लेंगे आप। चलिए आगे की बात करते, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। एट ए प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज B, यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको बोल दिया ये B के बराबर है। एंड एंगल ऑफ डिप, बहुत प्यार है इनको एंगल ऑफ डिप से, 60 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर? इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा ये देखिए साहब। तो यहां पर BH की वैल्यू हो गई B के बराबर, एंगल ऑफ डिप डेल्टा 60 डिग्री है। अब BH इज इक्वल टू BE cos डेल्टा, ये तो फॉर्मूला आप जान ही रहे थे कि जो BH की वैल्यू होती है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ cos डेल्टा होती है। तो B की वैल्यू निकाल ली यहां पर, तो BE cos डेल्टा, तो B हो गया 2B के बराबर। आप समझ रहे होंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू दे रखी थी कितनी? B के बराबर, तो इसको B लिख दिया, और इसको लिखा B, ये मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक फील्ड थी, वो B एक अलग वैल्यू है, इसको B ही कर दो, कैंसिल हो जाएगा ये। और ये रहा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है हाफ, तो ये हो गया B इज इक्वल टू BE इंटू हाफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कितनी हो गई? 2B के बराबर। ये देखिए 2B के बराबर हो गई। अब इक्वेटर के ऊपर
इक्वेटर के ऊपर डेल्टा होता है 0, एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा इक्वेटर पे 0 एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप कितना होगा 0, डिप ही नहीं होगा कुछ। तो अगर डिप नहीं है तो BH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल मैग्नेटिक अर्थ की फील्ड इंटू कॉस डेल्टा, डेल्टा 0 आ चुका है, तो BE की वैल्यू है 2B, तो इसको लिखोगे 2B cos 0 यानी 1, यानी आंसर आ गया 2B। बस बात खत्म। ये ध्यान रखना बेटा कि इक्वेटर पर हमारी डेल्टा 0 होती है, डिप नहीं होगा इक्वेटर पे ना, वो तो बराबर ही हो जाएगा भाई, नॉर्थ साउथ के बीच में आ गया ना इक्वेटर में। भाई ऐसे चल रहे हो साउथ से समझो, तो साउथ वाला खींच रहा है तो ऐसे घूमती जा रही नीडल, ऐसे घूमती जा रही, ऐसे घूमती जा रही। जब बीच में आ गया आप ऐसे, तो नॉर्थ बीच में आ गया तो नॉर्थ भी खींच रहा, साउथ भी खींच रहा, बीचों बीच में, तो ये एंगल ऑफ डिप ना इधर होगा ना इधर होगा, कहीं नहीं घूमेगी, तो ये रुकी बीच में आ जाएगी विदाउट डिप, यानी डेल्टा इज इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में? आगे चलते हैं बेटा हम लोग। अब सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं बेटा, और इसको देख लेना चाहिए क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज करती हैं बच्चों को। तो चलिए देखते हैं फटाफट। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसे बोलते हैं? When a magnetic material is placed in a magnetic field, a magnetism is induced in it। यानी कि किसी भी मटेरियल को जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाता है, ये तो मालूम था। अब जिस फील्ड में रखते हैं, जो फील्ड इंडक्शन करता है उसे बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म, जो करता है, इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसको समझने के लिए इन्होंने क्या कहा कि आप एक टॉयराइड समझ लो। टॉयराइड मतलब आप जान चुके होंगे, अब ऐसे ऐसे बना लेना, वही टॉयराइड आप जानते हैं, मैं फोटो पूरी नहीं बना रहा हूं, ये आप टॉयराइड समझ लीजिए, ऐसे ऐसे टॉयराइड बना हुआ है। तो टॉयराइड में आप जानते ही हो कि जो अब इसके अंदर करंट जब फ्लो करा दोगे तो अगर n टर्न्स हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है B0। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, उसकी वैल्यू होगी B0 इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। दिस इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसके अंदर सॉफ्ट आयरन अगर रखेंगे, ये सॉफ्ट आयरन पे लपेटा है, उसमें कितना मैग्नेटिज्म डेवलप होगा वो एक अलग कहानी है, लेकिन वो फील्ड जो पैदा हो रहा है, जो दूसरे में मैग्नेटिज्म इंड्यूस करेगा, उस फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड दूसरे में मैग्नेटिज्म पैदा करने के लिए, ऐसा समझिएगा। B0 इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। दूसरी बात समझते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक मटेरियल। यानी इस टॉयराइड के अंदर जो भी डाला था, मान लीजिए सॉफ्ट आयरन कोर आपने भर दिया है, ये क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर, या कोई मटेरियल भर दिया है, एक समझाने के लिए, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक, ऐसे आपने भर दिया है। अब उस मटेरियल में मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा कर देगा। तो वो देखिए, वो जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है इसके अंदर, मैग्नेटिज्म जो डेवलप हो रहा है, वो दो चीजों का जोड़ होता है। एक तो होता है जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बाहर से डाला जा रहा है, B0 अभी देखा। दूसरा इसका जो खुद का जो मटेरियल है, उस मटेरियल की बात करें तो उसके अंदर खुद में, इस मटेरियल में जो भरा है आपने, आप समझ पा रहे होंगे, जो भरा है, इस भरे मटेरियल में जब वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के असर में आता है, संपर्क में आता है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब अपने को अलाइन करते हैं एक ऐसी स्थिति में जिससे करंट डेवलप हो जाती है, जिसको बोलते हैं सरफेस करंट। तो वो सरफेस करंट, मतलब ये जो मटेरियल है, आप ऐसे देखें अगर, ये जो मटेरियल है, यहां पर एक सरफेस करंट पैदा हो जाएगी। ये क्या है? ये मटेरियल जो आपने भरा था, इस सरफेस करंट को अगर हम बोलें कि इसकी वैल्यू IM है, सपोज करिए, करंट पैदा हो जाती है, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और उसी को हम बोलते हैं ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। ये जो पैदा हो रहा है इसको देखिए बोलते हैं BM। तो BM की वैल्यू क्या होगी? जो मैग्नेटाइजेशन से पैदा हो रहा है, म्यू0 NIM। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न समझ लीजिए, जो कि जितने भी टर्न्स इसमें मारे गए हैं। तो मटेरियल में एक तो हो गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो बाहर से लगाया, और खुद इसके अंदर ये पैदा हुआ। किस वजह से? जो सरफेस करंट पैदा होती है जब वो मटेरियल संपर्क में आता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के, अलाइनमेंट होता है इलेक्ट्रॉन वगैरह का, तो दोनों का जोड़ यानी B0 प्लस BM को बोलते हैं B। दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन। B इज द मैग्नेटिक इंडक्शन। टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ? B0 प्लस BM।
बात पकड़ में रखिएगा। और मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? उस मटेरियल में डेवलप हुआ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आगे बात करते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज ए मटेरियल। अब ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में बात कर रहा है, जो मैग्नेटिज्म पैदा करना चाहता है, उसकी क्षमता देख रहा है। तो द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज ए मैग्नेट, टू मैग्नेटाइज ए मटेरियल मीडियम इज एक्सप्रेस्ड बाय द वेक्टर क्वांटिटी H। तो जो H वेक्टर हमारा है, इसको बोला जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, यानी जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स मैग्नीट्यूड में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, यानी H को हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज NI भी कह सकते हैं। बात पकड़ में आई होगी। और इसी को H इक्वल टू B नॉट अपॉन म्यू नॉट लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं? देखिए, आप जान ही रहे थे कि B नॉट की वैल्यू थी म्यू नॉट NI। ये तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। अब यहां पर आपने बोला H बराबर NI, एम्पियर टर्म्स, है ना। तो इस B नॉट, म्यू नॉट और इस NI की जगह ये H रख दो। ये देखो, तो यहां से H की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? साफ तौर पे दिख रहा है B नॉट अपॉन म्यू नॉट। बस इस फॉर्मूले को याद कर लो। कैसे आया ये भी थोड़ा मैंने बता दिया। तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, जो बाहर से फील्ड लगी है उसमें मैग्नेट पैदा करने के लिए उसकी इंटेंसिटी की बात है। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो मटेरियल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में था, सॉफ्ट आयरन जैसे, वो कितना मैग्नेटाइज हो गया उसके बारे में चर्चा। एक है जो कर रहा है मैग्नेटिज्म कि भाई मैं तुम्हें मैग्नेट बनाऊंगा, उसकी क्षमता। दूसरा जिसको बना रहा है, जिसको बना रहा है। तो जो बना रहा है, जो बन रहा है, उस बन रहे की कहानी ये, जो बना रहा है इसकी कहानी। बात पल्ले पड़ी ना। सरल भाषा में एक और, भाई मान लो ये आपने बाहर से फील्ड लगाई थी B नॉट, पता नहीं B कैसा लिख दिया, B नॉट। तो ये बाहर वाली फील्ड थी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और कोई मटेरियल अंदर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो कितना फील्ड पैदा होगा उसकी चर्चा होती है। मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ उसके अंदर, इस मटेरियल के अंदर, ये कहानी इसकी। यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन हुआ, चुंबक के गुण आए, वो कितने आए, उसकी इंटेंसिटी। ठीक। तो द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, तो ये मटेरियल में जो पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये M इज इक्वल टू, ये M इसका सिंबल है, और ये वैल्यू हो जाएगी डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, V से कर दो डिवाइड। ठीक है बच्चों। और इस तरीके से जो B की वैल्यू हो जाती है वो म्यू नॉट H प्लस M हो जाती है। B हमने देखा था लास्ट में, इसको क्या लिख रहे थे हम लोग, B नॉट प्लस BM। तो अब यहां पर वैल्यू लिख दीजिए, B इज इक्वल टू, इसको लिखा था क्या हम लोगों ने, म्यू नॉट इंटू H। यहां देखिए ये B नॉट की वैल्यू आ गई थी, म्यू नॉट इंटू H, प्लस इसी तरह BM की वैल्यू लिखेंगे तो लिख देते हैं हम लोग क्या, म्यू नॉट इंटू M। ठीक। और ये वैल्यू निकाल लीजिए कॉमन म्यू नॉट, तो यह आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। इस बात को भी याद आप जरूर रखिएगा। इसका डेरिवेशन किया जा सकता है, करके दिखाया डिटेल्ड वीडियो में, यहां इसको पकड़ के रखिए। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M इज द इंटेंसिटी ऑफ, इज द वैल्यू, ये कोरिलेशन है, और बाकी मैग्नेटाइजेशन M से निकला है। तो ये क्या है मैग्नेटाइजेशन। तो बच्चों आपने देखा कि ये जो रिलेशनशिप है B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। और ये यहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो M हुआ, और ये रिलेशनशिप भी आपके काम की रहती है। आगे की बात करते हैं फटाफट। तो सम टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, वही चल रहा है। 2-3 टर्म और आते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल में बी डिफाइंड as the ratio of the magnetic induction to the magnetic intensity B upon H को बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का मतलब है कि मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो कितना पेनिट्रेट कर रही है, कितना भेद पा रही है अंदर तक, मटेरियल के अंदर तक कितना भेद पा रही, पेनिट्रेशन कितना कर पा रही है, उसकी प्रॉपर्टी है ये। तो म्यू इज इक्वल टू B अपॉन H, इसका सिंबल होगा म्यू, मैग्नेटिक परमेबिलिटी।
अब रिलेटिव परमेबिलिटी, तो भाई किसी दूसरे मटेरियल से कंपेयर करने लगे कि भेदने की क्षमता कितने गुना ज्यादा है, तो उसको म्यू आर बोल देंगे। तो इट इज द रेशियो ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो म्यू आर की वैल्यू हो जाएगी म्यू अपॉन म्यू नॉट, भेदने की क्षमता। बस आगे देखते हैं मैग्नेटिक सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये चाहिए एम की वैल्यू है एम अपॉन एच। मतलब क्या होता है इसके सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का, कि जो मटेरियल आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड में डाला है वो कितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेबल है, बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है जल्दी, या होने को तैयार ही नहीं है, कितना सब्स्टिट्यूटेबल है, कितना सेंसिटिव है बाहर की फील्ड से। आप समझ पाए होंगे ना कि भाई आप घर से बाहर धूप है, कोई आदमी जरा सी, लड़कियां जरा सी धूप में निकली परेशान हो गई, आदत नहीं निकलने की, या और भी दिक्कत ना हो जाए, चेहरा ना खराब हो जाए, समझ पा रहे हैं आप। तो उनमें सेंसिटिव है बहुत धूप से। कई लड़के जड़ीले चले जाते हैं धूप में, एकदम क्रिकेट खेल रहे हैं भरी एकदम कड़ाके की धूप में। उसकी क्या मतलब है कि उसकी सेंसिटिवनेस कम है लड़कों की, वो चिंता भी नहीं है और झेल भी ले रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का यही मतलब कितनी सेंसिटिविटी है। एक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में डाले हो तो तुरंत तैयार है कि हाँ भाई बन जाऊंगा मैग्नेट, या कह रहा ना बनूंगा मैग्नेट, या बनूंगा थोड़ी देर बाद बनूंगा मैग्नेट। इसकी कहानी है। तो साई एम इज इक्वल टू एम अपॉन एच। एम और एच दोनों आपने पकड़ रखे हैं। बहुत ही शानदार रिलेशनशिप इसके अंदर आ जाती है। तो एक तो ये रिलेशनशिप हम पकड़े हुए थे। अब अगर हम लोग जो रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, ये सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है और ये परमेबिलिटी है। ठीक है बच्चों, अब ये रिलेशन को आपको याद कर लेना चाहिए। डेरिवेशन भी बहुत सरल होता है इसका। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। अब वो मैग्नेट अगर आप पकड़ लें जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड वाला है मटेरियल, वो एज ए इक्विवेलेंट मान लीजिए म्यू एच के बराबर है। जो मटेरियल था जो मैग्नेटाइज हो रहा था वो म्यू एच के बराबर है। तो इस बी की जगह आप रख सकते हैं म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। ठीक है, अब यहां से वैल्यू देखिए तो म्यू की वैल्यू कितनी लिख देंगे, म्यू नॉट, एच से एच काटोगे तो 1 और यहां लिख दोगे एम अपॉन एच। अब ये क्या होता है, साई एम होता है। तो ये म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस साई एम लिख दीजिए, साई एम। अब यहां पर म्यू है, म्यू को लिखा जा सकता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। भाई ये भी आप जान ही रहे हैं। तो ये म्यू नॉट 1 प्लस साई एम, और ये म्यू नॉट कट गया। ये देखिए म्यू आर की वैल्यू 1 प्लस साई एम आ गई। बस ये आपका डेरिवेशन भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। 3 लाइन का डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है। और ये रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी 1 नंबर का सवाल इस पे खड़ा कर देते हैं, आप बैठा दीजिएगा उस सवाल को है ना। बहुत कोई परेशानी